गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। आई होप कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, आप मुझे देख पा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है स्वाति का, फिर आया है ऋतु कह रही है राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। तो अगर आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुन रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। वसुंधरा कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, श्रेयांश कह रहे हैं हाय सर, राजू कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक ये भाई इसमें ना कट कर देते हैं पहले। शिवकांत प्रणाम भाई, प्रणाम। राजू, आकाश, पायल, श्रेयांश, रवि, निकिता, आशु, दिव्य, पायल, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा आज हम क्लास में शुरू करेंगे नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पिछली बार सीजीएल मेंस के पेपर में इससे एक न्यूमेरिकल भी आया था, हालांकि बहुत आसान था, वो ओम के नियम से केवल फॉर्मूला बेस्ड था, तो न्यूमेरिकल तो क्या ही कहेंगे उसे हम। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे ध्यान से। इससे एक क्वेश्चन और आया था रेजिस्टेंस का 3 नंबर का सीजीएल मेंस में, तो चैप्टर को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो बेटा, अभी तक जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो थोड़ा अगर हम स्पीड से भी पढ़ रहे थे तो बात बन गई थी हमारी, क्योंकि वहाँ पे ना चीज़ों को हम विजुलाइज कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, बिल्कुल काम की बातें। इसमें ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जो काम की बातें हैं वो भी हमारी पीछे रह जाएंगी। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, और थोड़ा स्पीड कम करके पढ़ेंगे, आराम से, तसल्ली से, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड साइंस है उनके लिए सबसे आसान चैप्टर होता है ये, और जिन्होंने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी है तो इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा उन्हें दिक्कत ना आए, तो मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ने वाले हम चैप्टर ये। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को हम डायरेक्ट अगर स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा हल्का सा पहले एटम का जिक्र करना पड़ेगा, परमाणु का, एटम। और इसकी वजह ये है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप समझ गए होंगे कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, वैद्युत धारा की, यानी पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के आसपास घूमता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते ही करंट के बारे में। अच्छा, जब मैं आपको करंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई अगर किसी वायर में, किसी तार में करंट चल रही है तो इसका मतलब है कि उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को, इलेक्ट्रॉन के भागने को तो करंट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो करंट बनेगी, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ दिखाई देते हैं? एटम में, परमाणु के स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं थोड़ा सा एटम पहले पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने केमिस्ट्री में एटम चैप्टर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जितना इलेक्ट्रिसिटी में हमें ज़रूरत है उतना डिस्कस मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। बाकी डिटेल में ये चैप्टर आप केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे, जो फुल डिटेल में। अभी हम यहाँ पे जितना हमें चाहिए फिजिक्स के लिए उतने की बात करूँगा मैं। देखो बेटा, आप सभी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में सॉरी, आपको केमिस्ट्री के टीचर बताएंगे कि भाई दुनिया में कोई भी मटेरियल जो है, जो भी कोई भी पदार्थ जो है वो एटम से मिलकर बना है, परमाणु से। अच्छा, एटम खुद किससे मिलकर बना है? तो सर आपको बोलेंगे भाई एटम के अंदर ना एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक। तो एटम में एक होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में ना, बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो अब कोई न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरा है, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा जो मेन उद्देश्य है वो जो सबसे आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसके ऊपर। अच्छा, किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में, किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपने एटम किस एलिमेंट का, किस तत्व का लिया है। जैसे कि अगर आप एक हीलियम का एटम ले लो, तो हीलियम का जब एटम लेंगे बेटा, तो आपने देखा कि हीलियम को हम ऐसे लिखते हैं, जो नीचे वाला नंबर है ना, ये हमें बताता प्रोटॉनों की संख्या। तो हीलियम का जो एटम है उसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है, और ऊपर में से नीचे वाला घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 4 में से 2 जाएगा तो उसमें न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 2 हैं। लेकिन अगर हम लिथियम का एटम ले लें तो लिथियम का सिंबल ऐसा होता है 3Li7, तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 3,
और 7 में से 3 गया तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी बेटा 4। तो प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने कार्बन का एटम लिया है, कि ऑक्सीजन का एटम लिया है, कि आपने कॉपर का एटम लिया है, कि आपने आयरन लोहे का एटम लिया है, कि लिथियम का लिया है, कि हाइड्रोजन का लिया है। तो अलग अलग तत्व जो हैं, अलग अलग एलिमेंट जो है, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, इन सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि बेटा किसी भी एटम में जितने होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी होती है। अगर न्यूक्लियस में बेटा है 2 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने बैठे हैं 2, तो हीलियम में तो बाहर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। लिथियम में प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो जितने होते हैं प्रोटॉन उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो भी मैंने एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ले लिया कि कोई न्यूक्लियस, कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर एटम नहीं ले रहा, ऐसी इन जनरल एक केस ले रहे हैं हम। बाकी मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये डिपेंड करेगी कि आपने एटम कौन से वाला लिया है ना। तो जैसे मैंने कहा कि लिथियम के एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग संख्या में है, कार्बन में अलग में है, एल्युमिनियम में अलग संख्या में मिलेंगे, सब में अलग अलग होते हैं। तो हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया कि यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है आवेश, वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो आप कहेंगे सर जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। बेटा चार्ज को हम नापते हैं कुलाम में। तो अगर कोई आपसे पूछ ले पेपर में कि चार्ज की यूनिट क्या बनेगी, तो हम बोलेंगे कुलाम बनेगी, कुलाम। तो अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। तो कुलाम का सिंबल होता है C। लेकिन अगर मैं बार बार क्लास में बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, तो बहुत टाइम खराब होगा। तो हम आगे से बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -E, और E का मतलब है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये बेटा जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। तो इसे आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज है +E। ये बेटा जो न्यूट्रॉन है ये होता है चार्जलेस, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन। इसे हम कहते हैं न्यूट्रल है, उदासीन है, आवेशहीन। इस पर चार्ज की वैल्यू होती है बेटा 0, आवेश 0। अब मेरा हर एक क्लास में क्वेश्चन होता है, आपकी क्लास में पूछ रहा हूं मैं, आपको ये बताना है कि भाई चलो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, से तो भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैंने लिखा आपके सामने -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम, और प्रोटॉन पे लिखा +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। तो तुषार, आशुतोष, अंशु, श्रेयांश, आरती, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा आवेश होता है कि प्रोटॉन पर, तो आप क्या बताएंगे? न्यूट्रॉन पर तो खैर है ही नहीं, तो उसका तो हमने कंपटीशन से बाहर ही निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा आवेश किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? फटाफट आंसर देंगे इसका। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से ज़्यादा चार्ज किसके पास है? सर नोट्स जल्दी जल्दी अवेलेबल करा दीजिए। अरे भैया जो डेली पढ़ाते हैं नोट्स मिल तो जाते हैं आपको, जल्दी जल्दी और कहाँ से प्रोवाइड कराएं? जो चैप्टर जिस दिन पढ़ाएंगे तभी तो बताएंगे, कराए जल्दी प्रोवाइड करा दो। तुषार का गलत है, मनमोहन गलत है, आशुतोष का भी गलत है, लाइन से गलत है। 3 बच्चों का कमेंट आया, तीनों गलत। देखो पूजा का भी गलत है, रवि, अक्षय, एक लक्की का सेम है, सही है अभी तक, बाकी सबका गलत। जितने बच्चे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ज़्यादा है, इनका गलत है। जो कह रहे हैं प्रोटॉन पर चार्ज ज़्यादा है, इनका भी गलत है। जो कह रहे हैं कि सेम है, उनका ठीक है। भाई एक चीज़ देखो, लिखा तो है साफ साफ यहाँ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पर भी इतना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। बेटा ये माइनस और प्लस देकर बहकना नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि -3 नंबर बढ़ा है कि +3 बढ़ा है। फिजिक्स में अगर कभी माइनस और प्लस का जिक्र होता है, इसका कुछ मतलब है। जितना चार्ज ठीक इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही प्रोटॉन पे है। बस ये दोनों पे बेटा जो चार्ज है उसका नेचर अलग है, प्रकृति अलग है, इसलिए हमने एक को पॉजिटिव कह दिया, एक को नेगेटिव। जैसे चुंबक है, भाई चुंबक का जितना मजबूत ये वाला पोल होता है उतना ये भी होता है,
लेकिन एक को हमने कह दिया नॉर्थ पोल, एक को साउथ। इसका मतलब थोड़ा कि साउथ कमजोर है या नॉर्थ कमजोर है, जितनी ताकत नॉर्थ पोल में उतनी साउथ में भी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, इनकी नेचर अलग है। अच्छा, नेचर अलग क्यों हमें पता चला, कैसे है वो देखो। यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं, तो हमने क्या किया, जब शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन नजदीक में रखे तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, दूर दूर जा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। हमने कहा यार ये जो इलेक्ट्रॉन है दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने सोचा ये फोर्स जो लग रहे हैं ये किस वजह से आए, तो इनके पास कुछ तो एक विशेष प्रॉपर्टी है, इनके पास कुछ और डिफरेंट है बाकी चीज़ों से कि एक दूसरे पे धक्का मार रहे हैं दूर। फिर हमने देखा ऐसे ही 2 प्रोटॉन हम लेके आए नज़दीक नज़दीक, वो भी एक दूसरे पे धक्का मार रहे हैं, दूर दूर भेज रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई इनके पास कुछ विशेष प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक दूसरे पे धक्का मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। उसे हमने कहा चार्ज, उसे हमने कहा आवेश। लेकिन हमने क्या कि देखा कि जितना फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स प्रोटॉन भी लगा रहे हैं। यानी कि जितना चार्ज, जितना आवेश प्रोटोनों पर है उतना इलेक्ट्रॉन पर भी है, क्योंकि सेम धक्का मार रहे थे एक दूसरे पर ये। लेकिन जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और एक प्रोटॉन को पकड़ा तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करना शुरू कर दिया। यानी इसका मतलब ये है भाई यहाँ पर बराबर फोर्स लग रहे हैं, बराबर फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, बराबर फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ बराबर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज है तो, पर उसका नेचर अलग है। तो जब एक ही टाइप का चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपेल करेंगे, एक ही टाइप का है पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपेल करेंगे। लेकिन जब अपोजिट टाइप के लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, साइंटिस्टों ने इन्हें नेगेटिव पॉजिटिव कह दिया, वो ये भी कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज है एक्स टाइप का और प्रोटोनों पे वाई टाइप का, तो एक्स एक्स चार्ज नजदीक आएगा तो रिपेल करेंगे, वाई वाई नजदीक आएगा तो रिपेल करेंगे, एक्स वाई आएगा तो अट्रैक्ट करेंगे। पर उन्होंने एक्स वाई ने क्या प्लस माइनस कह दिया। तो प्लस माइनस क्यों लिए बता रहे कि चार्ज का नेचर जो है वो 2 टाइप का है। जैसे इंसान 2 टाइप के होते हैं, महिला और पुरुष। मान लो कि एक लड़का है 50 किलो का, एक लड़की भी 50 किलो की है, उनके मास द्रव्यमान तो सेम है पर दोनों का नेचर तो अलग है, बिहेव करने का तरीका तो अलग है। तो ऐसे ही जितना चार्ज इलेक्ट्रॉनों पे होता है उतना ही प्रोटोनों पे होता है। बस होता क्या है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही है तो रिपेल करते दिखेंगे, दोनों प्रोटोन ही है तो रिपेल करते दिखेंगे। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन आएगा तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं, सेम वाले रिपेल करते हैं। अच्छा, इनमें कोई एक भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्शन नहीं है इनमें एक भी। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ही करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ही करेंगे। इंसानों की तरह एक्सेप्शन नहीं, आजकल इंसानों में एक्सेप्शन हो गए हैं, अपोजिट की जगह सेम सेम में भी अट्रैक्शन पैदा हो रहा है आजकल इंसानों के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। हिंदी में लिखेंगे एक ही प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, दूसरा ये जो है इसके ऊपर मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इन दोनों पे सेम ही टाइप का चार्ज होता तो फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी रिपेल ही कर रहे होते हैं एक दूसरे को। यानी कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो अलग टाइप का है, इलेक्ट्रॉनों पे अलग टाइप का है, तो अपोजिट वाले आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। दूसरा, इनका अगर आप मास लिखना चाहो, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, ये बहुत हल्का है। प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसका मास होता है 1.673 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। और जो बेटा हमारे पास में ये न्यूट्रॉन है सबसे भारी है, ये इसका मास है 1.675 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर सही है, बस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हल्का सा ज़्यादा है। तो न्यूट्रॉन जो है सबसे हैवी है इनमें, उससे हल्का है प्रोटॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग लगभग आप बराबर ही कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़,
अभी बेटा जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और मैं कह रहा हूँ कि एटम में हम केवल उतना ही डिस्कस करने वाले हैं क्लास में जितना कि हमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए। अच्छा जो बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? ये आपके यहाँ पे एसएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। ये उसी साल हरियाणा के कलर के एग्जाम में भी आया था कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है इसकी कुल ऊर्जा, कुल एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव की जीरो, तो आप क्या बताएंगे? पॉजिटिव टिक लगाओगे, नेगेटिव है कि जीरो पे? टोटल एनर्जी of an electron, total energy of an electron which is revolving around the nucleus, total energy of an electron which is revolving around the nucleus is, अंशु का हो गया गलत, पहले आंसर गलत आया हमारे पास। नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है बेटा टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऋणात्मक। देखो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है ना, इसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, उसकी नेगेटिव, इसका मतलब पता क्या है? भाई तो जल्दी आंसर दिया करो, इतना लेट आंसर आ रहा है मेरे पास, अब मेरे बताने के बाद आ रहे हैं। देखो अगर मैं कभी फिजिक्स में कह रहा हूं कि एक पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है, तो मैंने कहा कि फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ मतलब होता है। आपको कैसे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो अगर कभी भी फिजिक्स में आप ये पढ़ें कि इस पार्टिकल की एनर्जी -100 जूल है, -2000 जूल है, -150 जूल है, माइनस में एनर्जी पढ़ो, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल बाउंडेड है, बंधा हुआ है, फ्री नहीं है। तो कोई भी अगर चीज़ बाउंडेड है तो फिजिक्स में उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव में लिखी जाती है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि वो सैटेलाइट, वो उपग्रह जो धरती के चक्कर काट रहे हैं उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? नेगेटिव। वो अर्थ से बाउंड है, बंधे हुए हैं, अपनी मर्जी से भाग नहीं सकते। ऐसे वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? नेगेटिव। तो हर वो चीज़ जो बाउंडेड हो, जो बंधी हुई हो, उसकी टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। तो कल को कोई आपसे पूछ ले कि जैसे भी हम आजकल चंद्रयान का बड़ा चल रहा है कि जब कोई सैटेलाइट या कोई भी और जो ऑब्जेक्ट हम छोड़ते हैं इसरो वाले, नासा वाले, जब वो अर्थ के चक्कर काट रहा होता है तो उस समय उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हैं टोटल एनर्जी फॉर ए बाउंडेड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल एनर्जी फॉर ए बाउंडेड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। टोटल एनर्जी फॉर ए बाउंडेड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप ये, जैसे कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव। तो बेटा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि वो बाउंडेड है, बंधा हुआ है। अब देखो अभी सबसे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है इसकी एनर्जी नेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन मेरे काम का है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी में काम देगा ये। अब मैं इसके ऊपर मेन फोकस करने वाला हूं। अब यहां देखना, ये बेटा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। कितने सारे ऑर्बिट बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कम है कि ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है। तो अब मान लो कि बेटा ये मेरे पास यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हुए हैं कुछ, और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा वाला ले लिया मैंने। अब एक चीज़ समझो, इस इलेक्ट्रॉन में बेटा नेगेटिव चार्ज है ना, और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में भरे होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो उनके बीच में अट्रैक्शन पैदा हो रहा होगा। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में होगा, सबसे बाहर वाली कक्षा में होगा, उसके ऊपर उतना ज़्यादा अट्रैक्शन तो नहीं होगा भाई। जो सबसे पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे वो नज़दीक है,
वो ज़्यादा मजबूती के साथ बंधे हुए होंगे। ये थोड़ा सा कम इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, इसके ऊपर और कम होगा। तो ऐसे करते 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 उसमें लास्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने मजबूती के साथ नहीं बंधे होते, वो लूजली बाउंड होते हैं, बस वो घूम तो रहे हैं पर उतना मजबूती से बंधे नहीं है। अगर इन इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, कुछ ऊर्जा मिल जाए, जैसे टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से, इसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, कुछ एनर्जी मिल जाए, तो इस एनर्जी को गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन और तुरंत झटके से बाहर निकल के आ जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर निकल के आ गया, टक से बाहर निकल के आया, उसे बाहर से कुछ एनर्जी मिली और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सबसे बाहर वाली कक्षा वाला है, बाकी इलेक्ट्रॉन तो अपना चक्कर ही काट रहे हैं। उससे आखिरी ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर एनर्जी लेके बाहर निकल जाए तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बेटा हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमारे काम का है, क्योंकि इस फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से ही तो करंट बनती है। भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो भाग ही नहीं पाएंगे, तो उनके भागने से करंट कहाँ से बनेगी? ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ चक्कर नहीं काट रहा है, जो बाउंडेड नहीं है, जो बंधा हुआ नहीं है, जो एनर्जी मिलने की वजह से अब बाहर निकल के आ चुका है, पूरे मजे से घूम रहा है जहां उसका मन कर रहा है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बाउंड with atom, electron which is not bound with atom is called free electron। हिंदी में लिखेंगे वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब आप कहेंगे सर आपने हमें क्यों बताई? तो उसके नाम से पता चल रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब वही तो इलेक्ट्रॉन है जो बंधा हुआ नहीं है। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर निकलते हैं एनर्जी ले लेके। अंदर वालों को निकालने के लिए तो बहुत भयंकर एनर्जी चाहिए। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है वो उतना मजबूती के साथ बंधा हुआ नहीं होता है, तो उसका निकलना आसान होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी से भी बाहर निकल जाएगा। अभी बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमें 3 बातें क्लास में पढ़नी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कंडक्टर, सुचालक। आप कहेंगे सर कंडक्टर भी किसे नहीं पता? 5वीं क्लास के बच्चों को पता है कि कंडक्टर वो होता है जिससे करंट पास कर जाए, जैसे कि मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, तो इनसे करंट पास कर जाती है। लेकिन पेपर में आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि कंडक्टर को जिससे करंट पास कर जाए ना। भाई करंट कैसे बनती है? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनों के भागने से। कौन से इलेक्ट्रॉन भागते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री हो चुके हैं, जो बाहर निकल गए हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों के भागने से हम आगे पढ़ेंगे करंट बनती है। तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन तभी तो भागेंगे जब होंगे, जब होंगे नहीं तो कहाँ से भागेंगे? तो हमारे लिए कंडक्टर वो पदार्थ हैं, वो मटेरियल हैं जहां फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। वो मटेरियल जिनके एटमों में बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। भाई आप ये समझो, जैसे मैंने एक पदार्थ लिया, तो आपको पता है कि दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। ये और एटम जो होते हैं ना, एटम के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। ये दिखाने के लिए मैंने जितना ज़्यादा बना दिया है। तो कोई भी जो मटेरियल होगा ना वो एटम से मिलकर बना होगा, और एटम ऐसे फिक्स होते हैं कि इन एटम के बीच में कुछ डिस्टेंस, कुछ गैप रहता है। अच्छा, इन एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक। ये न्यूक्लियस है अंदर। और जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट में। अब मान लो कि इस एटम में सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसे मान लो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सबसे एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए। अभी बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो खाली स्पेस है एटम के बीच में, ये कहीं भी भाग सकते हैं, एटमों पे टक्कर भी मारते हैं, हालांकि भागते हुए ये कहीं भी भागेंगे जहां भी इनका मन करेगा। तो ये फ्री है। ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे भागेंगे। तो कंडक्टर वो पदार्थ है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों। पचला कि कोई पदार्थ आपने ऐसा ले लिया कि न्यूक्लियस है ग्रीन कलर वाला, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के ही नहीं आया। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो भागेंगे कहाँ से? तो फिर वो कंडक्टर सुचालक नहीं कहने लगेगा। कंडक्टर वो मटेरियल है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, यानी लगभग देखो थोड़े से एरिया में ही अरबों खरबों एटम होते हैं। अगर हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन भी देगा तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो करंट बनेगी। तो कंडक्टर हमारे लिए वो हैं जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों। तो लिखेंगे दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, जितने मेटल है, चाहे वो कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सिल्वर ले मतलब सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, ये सब कंडक्टर ही तो है, सबसे करंट पास करती है, इन्हें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट बन रही है सब में। अच्छा, दूसरा, इसके अलावा बेटा जो हमारे घर में जो नॉर्मल वाटर आता है, टंकी वाला टैप वाटर, नॉर्मल वाटर, सादा जल, ये भी कंडक्टर है। गीले हाथ पैरों हमें करंट लगती है तो इससे भी करंट पास करती है, ये भी कंडक्टर है। मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, ये भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो कंडक्टर में मेटल, मनुष्य का शरीर, सादा जल, ये सब कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, भाई जितने मेटल बेटा हमारे पास हैं, हमारे घर में, चाहे आपकी मम्मी के पास ज्वेलरी हो, आभूषण हो, या घर में बर्तन हो अलग अलग मेटल के, ये सारे मेटल सॉलिड होते हैं, ठोस। अगर मुझे ना पिघालना है ना, लिक्विड में बदलना है, तो बहुत भट्टी में डालना पड़ेगा, बहुत हाई तापमान पर गर्म करना पड़ेगा। लेकिन एक आध मेटल ऐसा है जो कमरे के टेम्परेचर पर ही, रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो पेपर में पूछता है हमारे से कि वो कौन सा मेटल है, वो कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर ही लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में बदल जाता है। तो आप क्या बताएंगे, कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, ये आपको बताना है। जतिन का गलत है, वसुंधरा का, तुषार का सही है, पूजा का सही है, अंशु का सही है। देखो बेटा, मरकरी जो है पारा, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इसका। मरकरी जो है वो ऐसा एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर ही। लेकिन आजकल कई बार वो मरकरी ऑप्शन में नहीं भी डालता, कुछ और ऑप्शन डाल देगा। तो आपको याद रखना, मरकरी, सीजियम और गैलियम, ये ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन तो खैर मरकरी है। मरकरी नहीं लिखा मिलेगा तो फिर आप सीजियम पे जाएंगे, क्योंकि सीजियम भी लिक्विड फॉर्म में बदलता है, पर वो लगभग 28 डिग्री के आसपास, और गैलियम कुछ 29-30 डिग्री के आसपास। तो यानी कि उनके लिए अगर कमरे का तापमान 10-12 होगा तो फिर उन्हें आपको हाथ में लेकर थोड़ी गर्मी देनी पड़ेगी तो पिघलेंगे। लेकिन मरकरी तो अगर तापमान कमरे का 0 डिग्री भी है ना, -10 भी है, तो भी लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि मरकरी -39 से ऊपर ही पिघल जाता है। तो मरकरी बेस्ट ऑप्शन है। मरकरी नहीं मिलेगा तो फिर आप सीजियम पे और गैलियम पे चले जाएंगे। तो लिखेंगे मरकरी, मरकरी, सीजियम एंड गैलियम are the metals which are found, mercury, cesium and gallium are the metals which are found in liquid form at room temperature। हिंदी में लिखेंगे पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं, पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। तीनों याद रखना, पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। तो बेटा ये तो हो गया मेटल, धातु। लेकिन हरियाणा वालों ने एक बार गेम खेल दिया, हरियाणा एसएससी में क्वेश्चन आ गया कि वो कौन सा नॉन मेटल है, अधातु है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो नॉन मेटल आ जाए तो बेटा आप किसे बताएंगे, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और पता उन्होंने क्या किया, बदतमीजी, पूछ रहा है नॉन मेटल और पहले ही ऑप्शन मरकरी लिख दिया। बच्चों ने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लाइन से बच्चे मरकरी पर टिक लगा के आ गए। तो बेटा अगर नॉन मेटल आएगा तो लिखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल, ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल which is found
in liquid form, which is found in liquid form at room temperature. ब्रोमीन वह अधातु है, ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर ही, जो कमरे के तापमान पर ही तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर ही तरल अवस्था में पाई जाती है। तो बाकी आप मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और डिटेल में चीज़ें समझेंगे, पर ये 2 पॉइंट जरूर याद रख लेना, ठीक है। अब सेकंड लिखेंगे बेटा हम इंसुलेटर कुचालक। अब देखो इंसुलेटर कुचालक क्या होते हैं। आप कहेंगे सर इंसुलेटर सबको पता है, रबड़ प्लास्टिक जिससे करंट पास ना हो। अच्छा, करंट क्यों नहीं पास हो रही? करंट बनती है सर फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से, यानी कि इन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं होंगे, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ ही नहीं होती होगी। भाई जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी तो पूरे पदार्थ में कहीं ना कहीं भागेगा वो, तो यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो लिखेंगे दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, ड्राई वुड, रबड़, रबड़, प्लास्टिक, ड्राई वुड, रबड़, प्लास्टिक, डायमंड, प्योर वाटर। अगर देखो बेटा पानी बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल शुद्ध, इस पानी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी अशुद्धि ना हो, तो प्योर वाटर इंसुलेटर कुचालक की तरह काम करता है, उससे करंट पास नहीं करेगी। हमारे घर में जो पानी है ना, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, धूल मिट्टी है, किसी एरिया में आर्सेनिक ज़्यादा होता है पानी में, कहीं पे मान लो मिनरल मिला हुआ है, मिनरल वाटर ले लिया आपने, मिनरल ऐड है उसके अंदर, कहीं पे मान लो कि सल्फर ज़्यादा होता है पानी में। हम बात कर रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर की, आशुद्ध जल की, जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसके अंदर सारी तरह की इम्प्योरिटी निकाल के एक बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। ये पीने के लिए नहीं होता, ये जैसे बैटरी में डलता है, कई जगह इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है इसका। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आशुद्ध जल जिसके अंदर कोई अशुद्धि ना हो, ये हमारा आता है प्योर वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर। आशुद्ध जल। अच्छा, दूसरा कोई अगर आपसे पूछ ले कि जितने भी हमारे पास नेचुरली प्राकृतिक रूप से सोर्स अवेलेबल है पानी के, इनमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन से पानी की है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे ग्लेशियर का पानी सबसे प्योर है, बोल देगा अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा प्योर है, नदियों का पानी ज़्यादा प्योर है, रेन वाटर ज़्यादा प्योर है, वर्षा का जल या समुद्री जल ज़्यादा प्योर है, कि झील का पानी ज़्यादा प्योर है। तो आप याद रखना, जितने भी नेचुरली अवेलेबल सोर्स हैं उनमें प्योरेस्ट फॉर्म होती है पानी की रेन वाटर, वर्षा का जल। हालांकि मैं उस वर्षा के जल की बात कर रहा हूँ, मान लो कि जैसे बारिश 2-4 बार हो चुकी हो, है ना, मौसम साफ आप हो गया हो, फिर उसके बाद जब बारिश लगातार गिर रही है तो आधे पौन घंटे के बाद पानी इकट्ठा करो, क्योंकि आजकल इतना पोल्यूशन वगैरह है कि जब बारिश एकदम से, अगर मान लो कि सीजन की पहली बारिश हुई तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उसके साथ में आएगी, इतना पोल्यूशन आएगा, वो कई बार तो एसिड रेन ही हो जाती है, वो तो हो सकता है कि आपके शरीर को ही थोड़ा जलन से पैदा कर दे। तो जब 2-4 बार बारिश हो जाए, मौसम साफ साफ रखा हो, और फिर मान लो आज फिर बारिश हो जाए, फिर आधा पौन घंटा जब बारिश गिर गई हो, तो जो पानी है वो सबसे प्योर होता है। तो है बेटा रेन वाटर। तो नेचुरली जो अवेलेबल सोर्स हैं उनमें रेन वाटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म में आता है, ठीक। एक लिखेंगे लास्ट थर्ड, इंसुलेटर कुचालक, ओ सॉरी सेमीकंडक्टर अर्धचालक, सेमी कंडक्टर अर्धचालक। देखो बेटा सेमीकंडक्टर क्या है, अर्धचालक क्या है, ये आधे चालक है ना, तो ये कंडक्टर है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों में होंगे, पूरे भरे पड़े हैं, ना ये कुचालक है, इंसुलेटर की है ही नहीं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही कम मात्रा में। मतलब एक पदार्थ है, उसके करोड़ों एटम में से किसी एक एटम ने फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर अगले करोड़ों एटम में से किसी एक ने फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं पर बहुत गिनी चुनी मात्रा में। तो लिखेंगे दे कंटेन few electrons, they contain few
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। और इसके बेटा फेमस एग्जांपल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कई बार पेपर में पूछता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम किसका एग्जांपल है, कंडक्टर इंसुलेटर की सेमीकंडक्टर, हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। इनका हम यूज़ करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर का ना, जैसे कंप्यूटर वाली जो इंडस्ट्री होती है ना उसमें, ठीक है। जैसे कि आप सेमीकंडक्टर में जैसे का यूज़ करते हैं चिप बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में। तो कंप्यूटर वगैरह में जो चिप वगैरह लगती हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह का जो यूज़ किया जाता है उनमें हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका यूज। तो ये हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में अब आप कुछ क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हो। अब देखो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब मैं आपसे कहूँगा कि भाई मैंने एक मेटल लिया, कॉपर का तार लिया, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सर ने मेटल लिया है यानी कि कंडक्टर है या फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। जब मैं क्लास में कहूँगा कि भाई मैंने यहाँ पर रबड़ लिया यानी कि इंसुलेटर है, कुछ हालांकि इससे करंट पास नहीं करेगी। मैं कहूँगा सेमीकंडक्टर, तो आप बोले सोचेंगे दिमाग में कि सेमीकंडक्टर यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर बहुत ही गिने चुने मात्रा में है। तो अब कंडक्टर कहेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, सेमीकंडक्टर कहेंगे तो बहुत ही गिने चुने, इंसुलेटर कहेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन करना, इस समय पता चलेगा कि आपको कितनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन मुझे पता बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन को। ये करो, क्वेश्चन हमारे पास में आने लगे हैं। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। पायल का, स्वाति का, तुषार का सही है लाइन से, डिम्पल का गलत है। जितने बच्चे लिख रहे हैं डी उनका सही है, बाकी सबको गलत। बेटा इसने क्या लिखा है, इन ए मेटल, कह रहा है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। बेटा जो मेटल होता है कंडक्टर है, कंडक्टर सूचालक। तो कंडक्टर में बेटा हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारी मात्रा में होते हैं, लेकिन ये बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आखिरी जो ऑर्बिट है, आखिरी ऑर्बिट, वही वाले इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलते हैं, बाकी तो अभी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ही चक्कर काट रहे हैं। ऐसा थोड़े ना है कि भाई कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ जाएं। सबसे आखिरी वाले कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर आता है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ जाएंगे फिर तो बेटा वो प्लाज्मा स्टेट हो जाएगी कि न्यूक्लियस अलग और सारा इलेक्ट्रॉन अलग। तो मेटल में क्या होता है, एक लिखा कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर बाउंड, तो बाउंड तो होते ही नहीं सारे के सारे पेरेंट एटम से, नहीं सारे बाउंड होंगे तो फिर तो इंसुलेटर कुछ अलग बन गया। वो कह रहा है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, गलत है, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री। लेकिन बेटा कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अरबों खरबों में होती है। भाई मान लो कि हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन भी दिया, एक एक ही दिया, बाकी सारे चक्कर काट रहे हैं, तो थोड़े से जगह में ही अरबों एटम है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो अरबों खरबों हो जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज, अब एक चीज और देखना। अब बेटा मैंने जैसे मान लो ये मैंने कॉपर का तार लिया,
मेरे पास में कॉपर वायर है ये, ठीक है। अब आपको पता बेटा जो कॉपर का जो तार मैंने लिया है यहाँ पे, ये तो मेटल है, और मेटल में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं बेटा? न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल के आ गया। अब मैं केवल इस बोर्ड पे केवल फ्री इलेक्ट्रॉन शो करूंगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिन एटम से बाहर निकल के आए उनसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी करंट बनेगी इलेक्ट्रॉन के भागने से। तो मैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ जो कि एटम से निकल निकल के बाहर आए हैं। तो मेटल है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये ले लिया, एक ये, तो ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो एटम से निकल निकल के बाहर आए हैं। ये जिन एटम से बाहर निकले हैं उन्हें हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बेटा दिक्कत क्या है कि जब आप अपने घर में ऐसे कॉपर का तार काट लोगे ना, जैसे मान लो आप अपने घर से एक कॉपर का तार लो, ऐसे काट लो कैंची से काट लिया इतना तार, ऊपर की प्लास्टिक उसे निकाल दो, ऐसे मुंह से प्लास्टिक छील के निकाल दो, है ना। अब आप क्या करो कि जो हमने कॉपर का तार लिया इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बेटा अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब हमारे घर में तार ऐसे ही पड़ा है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई 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 इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। इवन आप ये भी नहीं बता सकते कौन सा किधर को भागेगा, ये सब के सब रैंडम मूव कर रहे हैं, रैंडम। अब हमारे घर में जब ऐसे कॉपर का तार पड़ा होता है, कॉपर का तार, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है भी, और ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भाग भी रहे हैं, रैंडमली मूव भी कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन करंट नहीं बन रही। आप घर में तार ऐसे ही पड़ा, उंगली लगा के देखना, कुछ फील ही नहीं होगा। उसकी वजह ये बेटा कि किसी भी वायर में करंट तब बनेगी जब ये सारा का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन एटमों से बाहर निकल के आए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दें। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ना, तो केवल तभी करंट बनेगी। यानी अभी जो हमारे घर में तार ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसे हम बोल देते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में हमारा है ओपन सर्किट। ये खुला परिपथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भाग रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सर डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर है तो उसे हम इन्वर्टर में यूज करते हैं डाइल्यूट करने के लिए एसिड को। अब हमारे पास में ये कॉपर का तार है, ऐसे एक ओपन सर्किट है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, करंट नहीं बनी। अब मैं परेशान, मैंने यार देखो फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भाग भी रहा है, करंट नहीं बन रही। हम किसी टीचर के पास गए, टीचर ने कहा भाई साहब एक काम करो, आप कुछ ऐसा तरीका अपनाओ कि जितना इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाए तो बात बन जाएगी। मैंने कहा जी बात तो मुझे ही पता है, पर उसके लिए करा क्या जाए। तो उन्होंने कहा चलो एक काम हम आपको बताते हैं कि आप एक बैटरी ले लो और बैटरी लगाते आपको काम बन जाएगा। अब यहाँ देखो, उस वक्त देखो फायदा ये होगा, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक तार लिया, ये वायर, अब यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा मैं इस तार के सिर ऊपर एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, देखो एक डंडा बड़ा एक छोटा, ये इतना सिंपल होता है सेल का। अगर मुझे कभी ऐसे मेरे पास एक ये मैंने एक सेल लिया, ये इसे अगर मुझे कभी शो करना हो ना, तो ऐसे मैं ऐसे नहीं शो करूंगा इसे कि भाई ऐसे सर्किट में जब भी हम बनाएंगे ना फिजिक्स में, तो सेल को हम कभी ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक डंडा बड़ा खींच देंगे, एक डंडा छोटा खींच देंगे। अच्छा अगर आप क्या करें, 2-3 बार ऐसे कर दें तो ये हो जाता है फिर बेटा फिर बैटरी का सिंबल। ये बैटरी बनाई हमने, एक हमने स्विच लगा लिया ये, ठीक। अभी बेटा हमने स्विच ऑन किया, अब देखो होगा क्या। ये बेटा जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो आप किसी सेल या बैटरी पे देखना, एक तरफ लिखा होगा पॉजिटिव, एक तरफ लिखा होगा नेगेटिव। यहाँ ध्यान से समझना, जैसे मेरे पास एक सेल है, अगर आपको दिख भी रहा हो, इसमें एक तरफ ये लिखा है पॉजिटिव है ना इधर, और इधर लिखा है ये, इधर लिखा है नेगेटिव। एक तरफ नेगेटिव दिखेगा, एक तरफ पॉजिटिव। एक्चुअली में देखो होता क्या है बेटा, जब कोई सेल या बैटरी लगाते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उससे क्या होता है कि बैटरी या सेल में सारा का सारा जो पॉजिटिव, जो सारा का सारा बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो जिधर ये घुंडी सी बनी होती है ना हमारे घर में सेल में, इधर पॉजिटिव लिखा होता है, इधर फ्लैट हिस्सा होता है, उधर नेगेटिव लिखा होगा। यानी कि इस तरफ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ सारा का सारा नेगेटिव चार्ज। यानी कि जैसे ही आप किसी तार को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इस बैटरी का एक सिरा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, एक सिरा हो जाता है नेगेटिव। अगर मान लो कि ये बैटरी जो है बेटा, ये से मैंने कि एक तरफ सिरा हो गया पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव, तो जो सिरा पॉजिटिव हो जाता है ना, हम टेक्निकली कह देते हैं कि ये सिरा जो है ये हाई पोटेंशियल पे है। ये थोड़ा मैं एसएससी के हिसाब से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, तो 2-3 बातें एक तो हो सकता है कि आपको याद भी रखनी पड़े। तो जो सिरा बेटा पॉजिटिव हो जाता है उसे हम बोलते हैं कि उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल पे, और जो सिरा बेटा नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है इसे हम बोलते हैं कि यह है लो पोटेंशियल पे, निम्न विभव पे।
लो पोटेंशियल निम्न विभव, निम्न विभव यानी कि एक तरफ हो जाएगा उच्च विभव, एक तरफ हो जाएगा निम्न विभव, ठीक है। तो एक तरफ हो जाएगा हाई पोटेंशियल, एक तरफ हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो यानी कि जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, सेल कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी या सेल के अंदर क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ। तो जो भी सिरा पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा उसे हाई पोटेंशियल पे कहेंगे, जो नेगेटिव जोड़ा जाएगा उसे लो पोटेंशियल पे कहेंगे। बस अब सारे काम खुद ब खुद होंगे। अरे जो हमने तार वार जोड़ा है ना, उस तार का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है शुभम, ये रजिस्टर ही है ये। जो हमने तार यहाँ पे लिया ना, मान लो तार लिया, ये बल्ब लिया, पंखा लिया, जिसके साथ में हमने बैटरी जोड़ी, तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का कुछ ना कुछ होगा अपने आप से ही, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब बेटा जैसे आप एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे ना, अब सारे के सारे काम खुद ब खुद होंगे। यानी बस आपको करना क्या, आपको एक बल्ब लेना है, उस बल्ब को एक सेल या बैटरी से जोड़ देना, सारा काम खुद ब खुद कैसे होगा। जैसे आप एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो बेटा जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, आप कहेंगे सर नेगेटिव। तो नेगेटिव किधर को अट्रैक्ट होता है, हमने आज ही पढ़ाया था आपको, पॉजिटिव की तरफ। यानी जितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन सब पे नेगेटिव चार्ज है, ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागना शुरू कर देंगे, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ को। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागेंगे। जब सब पे नेगेटिव चार्ज है तो सारे के सारे ही पॉजिटिव की तरफ को भागेंगे, यानी सारे के सारे एक डायरेक्शन भागना शुरू कर देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन का जो भागना है, जो फ्लो करना है, इसे तो हम करंट कहते हैं। भाई आप एक मग में पानी लो और उस पानी को ऐसे गिराओ, बिल्कुल एक धार बना के, एक ऐसे, तो आप बोलेंगे वाटर करंट है ये वाटर करंट कहलाएगी। ऐसे डालो, वाटर करंट बन गई। सारी की सारी एयर एक ही तरफ को भाग रही हो, तो हम बोलेंगे एयर करंट। कभी ऐसा हुआ कि घर में आपने एक गिलास पानी ऐसे फर्श पे डाल दिया हो और वो चारों तरफ को पानी फैल जाता है मार्बल पे, फर्श पे, और आपने कहा जी वाटर करंट है। तो वाटर करंट तब बनेगी जब सारा का सारा पानी एक ही तरफ को फ्लो कर रहा होगा। तो ऐसे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को फ्लो करना शुरू कर दे। भाई सब पे नेगेटिव चार्ज है तो सारा का सारा भागेगा पॉजिटिव की तरफ को। जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागेगा तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट बन गई। अच्छा, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो बेटा हम इलेक्ट्रॉन के चलने की लेते हैं विपरीत दिशा में। तो अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ को भाग रहा है तो करंट की डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट होगी ये। यानी नेगेटिव चार्ज जो है ये बेटा भागता है लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, और करंट चलती है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ को। इस बात को याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन चलता है लो पोटेंशियल से हाई, और करंट जो है बेटा वो कैसे चलती है, इसके ठीक अपोजिट, हाई से लो की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ भागेगा, तो ये चलेगा लो से हाई की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज भागता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव। और जो बेटा इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा, ये ठीक इसके उल्टा चलेगी। ये जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव। ये बेटा हमने एक बैटरी लगाई है, ठीक है, 20 लिख देते हैं। ये हमारा है की प्लग, ये स्विच यानी कि इसे हम बोलते हैं की प्लग। जब हमने बीच में डॉट लगा रखा है कि हमने स्विच को ऑन कर रखा है, तो हमारा कहलाता है की प्लग ऑन। तो के का मतलब यहाँ पे की प्लग, यानी कि स्विच ऑन कर रखा है, ऑन करते ही बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। करंट चलती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन चलता है लो से हाई की तरफ को, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इससे हमें आइडिया होगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। एक एक क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 1, शुभम भाई टाइम पास करने मत आया करो क्लास में ना, चलती हुई क्लास में। टाइम क्लास का 1 बजे आया करो, पता चल जाए कि लाइव क्लास है कि नहीं है।
इसमें हमारे सामने एक चीज लिखी है कि व्हाट डज द डायग्राम शोज, ये कह रहा है कि डायग्राम क्या शो करता है, ये आपको बताना है ना, डायग्राम क्या शो कर रहा है। तो पायल गलत है, जतिन का, पूजा का, स्वाति का, लोकेश का लाइन से ठीक है। बेटा देखो अभी हमने डायग्राम देखा, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने कहा कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट। बेटा क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन नहीं करता। क्लोज सर्किट में यानी कि जब बैटरी वैटरी लग जाती है फिर तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। रैंडम फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का ओपन सर्किट में। तो यहाँ पे लिखा ना डी ऑप्शन कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओपन सर्किट। भाई मैंने आपको सामने बनाया भी है, देखो ये देखना, ये देखना ओपन सर्किट खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब बेटा यहाँ पे आपने बैटरी वैटरी लगा दी, पूरा क्लोज कर दिया इसे, तो क्लोज सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये तो बंद परिपथ में तो एक ही डायरेक्शन फ्लो करता है, ओपन सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन एक रैंडमली मूव करेगा ओपन में। तो दूसरे से लिखा है बी ऑप्शन में कि रैंडम मोशन ऑफ प्रोटॉन इन ओपन। बेटा प्रोटॉन नहीं मूव करते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, प्रोटॉन ये नहीं फ्लो करते, एटम ये सब नहीं फ्लो करते। किसी भी सर्किट में केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट बनती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं, तो बहुत ही हैवी पार्टिकल होते हैं। तुषार, पूजा, ओम प्रकाश, पायल कुछ आंसर दे रहे हैं हमें लगातार। एक क्वेश्चन चलो और करो, ये करना। द फ्लो ऑफ इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है कि सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं आपको समझ बना देता हूँ, ये उसने यहाँ पे एक बैटरी ले रखी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये करंट है आई, यहाँ पे मान लो कोई बल्ब लगा रखा है उसने जिससे करंट पास कर रही है। ये बेटा आगे हम पढ़ेंगे, ये एमीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये की प्लग लगा हुआ है हमारा। तो कह रहा है कि सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या चीज फ्लो कर रही है। अब देखो द फ्लो ऑफ इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज। का प्रवाह दिए गए सर्किट में वामावर्त है। देखो अगर आप इसमें देखें बेटा ध्यान से, बेटा जो आई लिखा है करंट, तो करंट का सिंबल होता है आई। तो आई तो बेटा क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां से देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे। तो अगर करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन बच्चा भाई ये पूजा, फिर गलत कर दिया इसने, घनश्याम का भी गलत है ये, ऋतु, लोकेश, स्वाति, पूजा, कुछ बाकी और का कुछ का सही भी है, कुछ का गलत भी है। भाई आपको भी तो बताया कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने की विपरीत दिशा करंट की डायरेक्शन होती है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगी। तो करंट अगर क्लॉकवाइज आपको दिख रही है सर्किट में बनी हुई कि क्लॉकवाइज जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें क्या सोचना है इतना, एक ये करो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, वैद्युत परिपथ में होता है। देखो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ना, उसमें कम से कम बेटा 4 चीज तो एटलीस्ट होनी चाहिए सर्किट में। एक तो कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिससे करंट पास करेगी, कोई बल्ब, पंखा, कुछ तो हो जिससे करंट पास करानी है। दूसरा एक बैटरी भी होनी चाहिए, बैटरी नहीं होगी तो करंट बनेगी कहां से। एक स्विच भी होना चाहिए ताकि ऑन ऑफ कर सको, और एक साथ में बैटरी को उस पंखे से जोड़ने वाले तार भी होने चाहिए। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में होना चाहिए एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, वैद्युत घटक जैसे पंखा या ट्यूबलाइट या बल्ब, कनेक्टिव वायर जो वायर उन्हें कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ में, और की प्लग। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ तो बैटरी ही नहीं है। यहाँ पे बैटरी तो है लेकिन यहाँ पर फिर उसने स्विच नहीं लगा रखा, प्लग नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे भी बैटरी नहीं है पहले वाले में। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 4 चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा इसका मुझे पता है कि आंसर बहुत सारे बच्चे गलत बताएंगे, करना ये। क्वेश्चन नंबर 1 करो। नरेंद्र, पायल, तुषार, अंशु सब करो ये।
कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। लोकेश, तुषार, शिखा, स्वाति, जितने बच्चे बेटा लिख रहे हैं ए उनका गलत है सबका। आंसर है इसका सी ऑप्शन। इसने कहा कि एक गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट, जब किसी कंडक्टर से करंट कैरी कर रही हो तो उस समय वो क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के भागने से, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली होगा। भाई एक चीज बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? आप कहेंगे सर एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो भाई साहब आपको ये पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। मान लो कि 10 प्रोटॉन थे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस जो 10 प्रोटॉन थे वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं। अब जो 10 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से मान लो कि 8 चक्कर काट रहे हैं, 2 बाहर आ गए, पर है तो टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन, बस 2 फ्री है, वो बेचारे भाग सकते हैं कहीं पे भी। तो किसी भी मटेरियल में, किसी पदार्थ में जो एटमों से मिलकर बना है बेटा, कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बस प्रोटॉन क्या 10 के 10 न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन 10 के 10 बाहर कक्षा में चक्कर काट रहा है। 10 में से मान लो कि 9 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था, एक बाहर निकल गया, पर है तो 10 ही अभी भी। मटेरियल में, पदार्थ के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही हैं, बस कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो उस पूरे पदार्थ में कहीं भी फ्रीली भाग सकते हैं। तो अगर कोई किसी कंडक्टर से बेटा जब करंट पास कर रही होती है ना, तब भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत तटस्थ। तो जितने बच्चे इसका आंसर सी लिख रहे हैं उन सबका सही है, बाकी सबका लाइन से गलत है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये किसका सिंबल है, तो बेटा अभी आपको मैं बताया था सिंगल है की पलक का, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम द सिंबल ऑफ ए सेल, कह रहा है कि सेल का सिंबल है कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड ए शॉर्ट वर्टिकल लाइन। तो सेल का जो सिंबल है उसमें एक वर्टिकल लाइन होती है खड़ी, एक होती है छोटी लाइन। तो कह रहा है कि इट्स ए लॉन्ग जो बड़ी लाइन है, जो लॉन्ग वर्टिकल लाइन है, किस बात को रिप्रेजेंट करती है? तो आपको पता ही है कि किसी सेल का सिंबल बनाइए, इसमें जो बड़ी लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल को, ये नेगेटिव टर्मिनल को, तो पॉजिटिव को करेगी। बी आंसर बनेगा इसका, बी। एक बेटा जाते जाते ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू गेट ए कांस्टेंट नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि एक तरफ पोटेंशियल हाई हो, एक तरफ लो हो, भाई तभी तो डिफरेंस बनेगा। तो कह रहा है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन टू कॉन्टैक्ट ऑफ ए बल्ब यू शुड ज्वाइन। अगर बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आप चाह रहे हैं कि जैसे मेरे पास में एक बल्ब है, ये बल्ब हो और बल्ब में जो तार कनेक्ट है इनके सिरे पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो बेटा एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी मुझे। कि बैटरी जोड़ते एक सिरा हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे, उच्च विभव पे, एक हो जाएगा निम्न विभव पर। तो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। तो बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये समझो कि अगर ये बैटरी बेटा यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी होती तो इस तार के सिरों पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी है। अगर आप 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहे हो यानी तार के सिरे पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम और होता है वोल्टेज। विभवांतर को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है अदर नेम, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम वोल्टेज भी है। तो अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो तार के सिरों पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी जो और क्वेश्चन है इसमें वो हम कल की क्लास में लेंगे। कल की क्लास हम करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जाते जाते चाहो तो करंट क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं हम। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए वायर, एक तार में धारा की दिशा क्या होती है? तो आपको पता करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की विपरीत दिशा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर। तो ये आसान क्वेश्चन है बी। एक क्वेश्चन और बड़ा आसान है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन के भागने से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं भागते हैं। तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन, है ना। एक ऐसे क्वेश्चन है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेटा बैटरी का। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ को। तो बैटरी काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे क्योंकि आपका सेशन खत्म हो गया है, आप कमेंट कर नहीं पाओगे।
तो बाकी कल मिलेंगे हम। ये एक दो आसान से क्वेश्चन थे इसलिए मैंने अपने आप से ले लिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।